हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभांगी मौसी और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल साइकिल की इंटरफेस के बारे में, जिसे हम प्रिपरेशन फेज ऑफ सेल साइकिल भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो इंटरफेस है वो टोटल सेल साइकिल की 95% होती है। मतलब 95% जो टाइम है वो एक सेल इंटरफेस में स्पेंड करती है। और ये जो इंटरफेस है वो 3 सब फेजेस में डिवाइड है। G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि G1 फेज में, S फेज में और G2 फेज में क्या होता है। तो सबसे पहले G1 फेज, ये सेल साइकिल की जो फर्स्ट फेज इंटरफेज है उसकी सबसे पहली फेज है, सबसे पहली स्टेप है हमारे सेल साइकिल की G1 फेज। ये G1 फेज में क्या होता है देखिए। अब जैसे हमें सेल को डिवाइड करना है तो उसके अंदर का जो कंटेंट है वो दुगुना होना चाहिए, सही है। और इसी के साथ में जो उसके अंदर डीएनए है वो भी दुगुना होना चाहिए। तो डीएनए के दुगुने होने के लिए कुछ प्रोटीन्स की ज़रूरत होगी। तो वो जो प्रोटीन्स जो कि डीएनए को रेप्लिकेट करने में हेल्पफुल होते हैं और फिर सेल के दूसरे जो कंटेंट है उसको डबल करने में भी हेल्पफुल होते हैं, वो सारे G1 फेज में सिंथेसिस होंगे। प्रोटीन सिंथेसाइज्ड। क्योंकि जो सेल साइकिल है वो हमें कंप्लीट करने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे फिर वो डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए हो या फिर कंटेंट डबल करने के लिए हो या फिर एम फेज में जो अभी प्रोसेस होगी वो सब करने के लिए हो। तो कुछ प्रोटीन्स इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो सारे प्रोटीन यहाँ पर सिंथेसिस हो जाते हैं। अब देखिए, अब जब हम आगे चल के देखेंगे कि सेल का जो कंटेंट जो है वो डबल होने वाला है, क्रोमोसोम नंबर डबल होने वाला है, ये सब जब डबल होने वाले हैं तो सेल का साइज़ इंक्रीज़ होना चाहिए। सेल साइज इंक्रीज़ होगा तभी तो ये सब कंटेंट डबल हो पाएंगे ना। तो सेल साइज भी इंक्रीज़ हो जाता है G1 फेज में। ये सेल प्रिपेयर हो रही है क्योंकि उसको डिवाइड करना है ना आगे, तो यहाँ पर सेल साइज इंक्रीज़ होती है। और साथ ही मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स भी यहाँ पर रेप्लिकेट हो जाते हैं, मतलब डबल हो जाते हैं। जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स होते हैं ना वो भी डबल हो जाते हैं। सेल साइज इंक्रीज हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल भी डबल हो जाते हैं। तो जो G1 फेज है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में स्टार्ट होती है हमारी S फेज। इंटरफेस की जो सेकेंड स्टेप है वो है S फेज। S फेज में क्या होता है? S फेज काफ़ी इम्पोर्टेंट फेज है क्योंकि इसके अंदर जो डीएनए कंटेंट होता है ना वो डबल हो जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर डीएनए का अमाउंट डबल होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल नहीं होते। जैसे कि देखिए, पहले ये डीएनए था, क्रोमोसोम था। अब S फेज में ये जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो गया। मैंने आपको ये जो है यहाँ पर डीएनए का अमाउंट डबल हो गया। तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो हम कैसे पता करें कि उनकी जो नंबर है वो कितना है। अब जैसे अब यदि हम यहाँ पर देखें तो ये एक क्रोमोसोम है, लेकिन इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि 2 क्रोमोसोम है। इसके यदि इसको कंपेयर करके हम इसे देखें तो ऐसा लग रहा है 2
क्रोमोसोम है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्रोमोसोम को हम सेंट्रोमियर के नंबर के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं। यदि ये देखिए, ये होता है सेंट्रोमियर, जो कि एक क्रोमोसोम की दो आर्म्स के बीच में प्रेजेंट होता है ना, उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ये जो सेंट्रोमियर है वो यदि 1 है, मतलब क्रोमोसोम नंबर 1, यदि सेंट्रोमियर की संख्या यहाँ पर 2 दिखे तो मतलब क्रोमोसोम 2 है। तो यहाँ पर एक सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, और यदि ये इस तरीके से प्रेजेंट होता तब हम इसे 2 क्रोमोसोम कहते। लेकिन यहाँ पर जो है डीएनए का अमाउंट डबल होता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर नहीं। जो एस फेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज है, इसको याद रखना है। यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम होता है, लेकिन जो कंटेंट ऑफ डीएनए है वो यहाँ पर डबल हो जाता है। यहाँ पर सी से मतलब कंटेंट है, और यहाँ पर एन से मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम होता है। अब जो नेक्स्ट फेज है वो आती है G2 फेज। G2 फेज मैं भले ही आपको यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर कंडेंस हुआ बता रही हूँ, लेकिन एस फेज में जो स्ट्रक्चर है वो कंडेंस नहीं होता है। ये जो कंडेंसेशन है क्रोमोसोम का वो आगे चलकर होता है। यहाँ पर एस फेज में भी जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियस में इस तरीके से बिखरे हुए पड़े होते हैं, बाकी जो इनका नंबर ऑफ डीएनए वो दुगुना हो जाता है। तो वो एक तरीके से समझाने के लिए मैंने आपको कंडेंस फॉर्म में बताया है। बाकी ये जो अभी एस फेज में जो डीएनए है वो अभी कंडेंस नहीं है। अब यदि हम आते हैं G2 फेज में, तो G2 फेज में भी फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस होगा। कुछ प्रोटीन्स जो कि बच चुके होंगे सिंथेसिस होने के, वो यहाँ पर सिंथेसिस हो जाएंगे। और यदि कुछ ऑर्गेनल्स लाइक, जैसे मैंने कहा था मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स, सारे ऑर्गेनल्स नहीं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स G1 फेज में रेप्लिकेट होते हैं, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, वो G2 फेज में रेप्लिकेट होते हैं। तो हमने आज के लेक्चर में क्या देखा, हमने इंटरफेस की जो तीनों फेज थी G1, S एंड G2, इन तीनों फेजेस के बारे में देख लिया है। अब जो हमारी सेल है वो पूरी तरीके से प्रिपेयर हो गई है डिवाइड करने के लिए। कैसे, यहाँ पर प्रोटीन्स भी सिंथेसिस हो चुके हैं, यहाँ पर जो है सेल साइज इंक्रीज हो चुका है, जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो भी डबल हो चुका है, और जो सारे ऑर्गेनल्स हैं वो सभी के सभी रेप्लिकेट हो चुके हैं। तो अब हमारी सेल एम फेज में जाएगी। तो एम फेज हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।